Lesson 8 Financial Services Organizations and its Registration Process। इस चैप्टर में हम बेसिकली NBFCs, पेमेंट बैंक, निधि कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इन सब के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और उनके डिटेल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद NBFC। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। As the name suggests, it is a company which is engaged in financial services. Financial services means lending, investment, collecting monies, that type of services. And it is a non-banking institution. यानी एक ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज तो देती है, लोगों को लैंडिंग करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, डिपॉजिट स्कीम्स बना के पैसे कलेक्ट करती है, लेकिन जो बैंक नहीं होती उसको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं। थोड़ा अगर मैं टेक्निकल हूं तो NBFC इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज एंगेज्ड इन लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट और कलेक्टिंग मनीज अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट, इसको हम NBFC कहते हैं। बट एक बात आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल है या ट्रेडिंग है या इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज या सेल, इस टाइप का कोई काम उनका प्रिंसिपल बिजनेस है तो वह NBFC नहीं हो सकती। कोई ऐसी कंपनी जो कोई स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और वही उसका प्रिंसिपल बिजनेस है, वो भी NBFC के अंदर आती है। तो NBFC के लिए बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो कंपनी होगी, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है और जो फाइनेंसिंग का काम करती है, जो बैंक में बैंक नहीं है उसको हम NBFC कहते हैं। नाम ही है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो इसको अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। जहां तक NBFC का सवाल है, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया में अगर हम फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले ये 3 हिस्से में बढ़ता है। कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनीज होती है जिनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है ऐसी NBFCs जो RBI के द्वारा सुपरवाइज, इन्फोर्स और रेगुलेट होती है, जिनका पूरा सारा कुछ कंट्रोल RBI के हाथ में होता है। RBI उसको रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, सर्वेलेंस करता है और इन्फोर्समेंट करता है। कुछ नए टाइप की इंस्टीट्यूशंस भी आई है, जैसे हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसको हाउसिंग फाइनेंस बैंक रेगुलेट करता है। नेशनल हाउसिंग बैंक वो उसको रेगुलेट करता है। मर्चेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल, स्टॉक ब्रोकिंग, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इनको सेबी रेगुलेट करता है। निधि कंपनी म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी या MCA के नीचे आती है। चिट फंड कंपनी स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती है। इंश्योरेंस कंपनी IRDA, ये भी कुछ टाइप के NBFC कहलाते हैं। एक होता है NBNFC, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत आती है और जिनको MCA रेगुलेट करता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को थोड़ा डिटेल करते हैं। कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसको शॉर्ट में हम NBFC कहते हैं, ये एक कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी, जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर हो सकती है या पुराने किसी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है और जिसका बिजनेस लोन, एडवांस या इन्वेस्टमेंट करना है किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, लोकल अथॉरिटी की सिक्योरिटी में, कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी में, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सब का काम करती है। लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, चिट बिजनेस, इस टाइप के बिजनेस में अगर एंगेज्ड है तो इसको हम NBFC कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने ऊपर कहा था, अगर कोई इंस्टीट्यूशन का प्रिंसिपल बिजनेस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या फिर गुड्स सेल परचेस करना है, ट्रेडिंग जिसको कहते हैं हम, या कोई अदर सर्विसेज देना है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल परचेस, कंस्ट्रक्शन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है, वो NBFC के अंदर नहीं आती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, अगर किसी कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस डिपॉजिट रिसीव करना है किसी स्कीम के अंतर्गत, किसी अरेंजमेंट के अंतर्गत, लमसम डिपॉजिट, इंस्टॉलमेंट में जनता से डिपॉजिट लेते हैं, तो ये भी NBFC के अंदर आते हैं, जिनको हम रेसिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी कहते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है आपको। जहां तक पहचानने का सवाल है, देखिए बेसिकली व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी।
company engaged in financial activity and which is not a bank. तो financial activity पहचानना जरूरी है. How we will identify that the main business या principal business of company is financial activity? So there is a popular test known as 50-50 test, which determines whether a company is engaged into financial sector or financial service or not. And what is that 50-50 test? अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल एसेट उसकी टोटल एसेट का 50% या उससे ज्यादा है और जिसकी इनकम जो फाइनेंशियल एसेट से जनरेट होती है वो उसकी टोटल ग्रॉस इनकम के 50% या उससे ज्यादा है, तो ऐसी कंपनी को हम मानते हैं कि उसका प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटी. इसी को 50-50 टेस्ट कहते हैं. और जो कंपनी ये दोनों क्राइटेरिया पूरा करती है उसको एनबीएफसी के तौर पे आरबीआई रजिस्टर करता है. यानी द टोटल आउट ऑफ द टोटल एसेट 50% or more than 50% should be financial asset and the total income from those financial assets should be 50% or more than 50% of the gross income. ये आपको ध्यान में रखना है. इसी को 50-50 टेस्ट भी कहते हैं. तो इस तरीके से जो ये दोनों क्राइटेरिया पूरा करता है वो एनबीएफसी के तौर पे आरबीआई के पास रजिस्टर्ड हो सकता है. इसको अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखेंगे. एंड दिस टेस्ट इज पॉपुलरली नोन एज 50-50 टेस्ट. तो इसको अच्छी से याद रखेंगे बच्चों. एनबीएफसी जो है वो डिपॉजिट लेती है, उधार देती है, इन्वेस्टमेंट करती है. तो काफी कुछ लोग एनबीएफसी और बैंक में कंफ्यूज हो जाते हैं. बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द एनबीएफसी एंड द बैंक. द फर्स्ट डिफरेंस, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट while banks can. Do you know demand deposit? A deposit which can be withdrawn by the depositor on demand. लाइक इन बैंक हम पैसा जमा करते हैं और जब चाहे निकाल के ला सकते हैं सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से. ऐसा एनबीएफसी में नहीं होता. आप वहां पर डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं. वहां पर एक टाइम के लिए ही डिपॉजिट होता है. सेकेंड जो डिफरेंस है, एनबीएफसी इज नॉट पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. दैट मीन्स एनबीएफसी कैन नॉट इशू चेक while बैंक्स कैन इशू चेक. वी यूज चेक फैसिलिटीज ऑफ बैंक. थर्ड डिफरेंस आप सब जानते होंगे, सुना होगा आपने. देयर इज अ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. जो हर बैंक में जो डिपॉजिट है उसकी एक इंश्योरेंस है कि एक सर्टेन अमाउंट तक आपको आपका पैसा सुरक्षित है, बैंक में इंश्योर्ड है. जबकि ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है एनबीएफसी में नहीं है. यानी वहां पर आपके पैसे का कोई इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा नहीं किया गया है. तो ये तीन डिफरेंस मेजर है जो बैंक को और एनबीएफसी को अलग कर देते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है. Now I am coming to some technical provisions. Section 45IA of RBI Act 1934 prescribes which NBFC can commence or carry on business of NBFC. If any NBFC want to commence or carry on the business of non-banking financial institution, the two things are required to be complied with. The first, a certificate of registration from RBI, and second, net owned fund of at least ₹2 crore. जो ये दोनों शर्त पूरे करेंगे उनको एनबीएफसी के तौर पर आरबीआई अलाउ कर सकता है कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके. तो इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है. आई अर्लियर टोल्ड यू अबाउट व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया. देयर आर सर्टेन अदर institution which act like NBFC, but they are having their own regulators, so they are governed by them. Besides them, RBI will govern other. Like for example, Nidhi companies will be governed by the MCA. Insurance company will be governed by the IRDA. So they are not required to go to RBI. But others which are not having their own regulator or separate regulator, they have to, if they want to start NBFC or they want to work like a NBFC, they have to fulfill the above two criteria and they will be regulated by RBI. The other important thing is what? There is a systematically important NBFC. That is very important thing. If there is any NBFC which is having asset size of ₹500 crore or more as per its latest audited balance sheet, that will be considered as systematically important NBFC. अब ये ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों? What is the rationale behind such classification? The simple thing is that the NBFC which is having asset size of 500 crore or more, which is having a bearing on the
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी। यानी अगर ऐसी एनबीएफसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, इनके पास बहुत ज्यादा एसेट है 500 करोड़ से ऊपर, तो ये जो एनबीएफसीज इनको सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट का दर्जा दिया गया है, क्लासीफाई किया गया है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल ओवरऑल इकोनॉमी की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको इम्पैक्ट करती है, तो इनको सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट माना जाता है। टाइप्स एंड कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला है इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ लायबिलिटीज, एक है लायबिलिटीज इनटू डिपॉजिट, एक है नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी। सेकेंड जो होता है बच्चों, एक है बाय देयर साइज। सबसे पहले एक तो ऊपर मैंने कहा था सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, और दूसरा है नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनीज, यानी एक है एनबीएफसी एनडीएसआई और एक है एनबीएफसी एनडी। एनबीएफसी एनडीएसआई का मतलब नॉन डिपॉजिट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, और एनबीएफसी एनडी मतलब नॉन डिपॉजिट होल्डिंग। और भी उनके जो डिफरेंस है, एक तीसरा डिफरेंस होता है बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटी दे कंडक्ट। ऐसे डिफरेंस नहीं, सॉरी, ऐसे तीन हिस्सों में इनको बांटा जाता है, यानी 3 एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी, वी कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ एनबीएफसी। द फर्स्ट वन, एसेट फाइनेंस कंपनी। ये जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ कंपनी विच इज इंगेज्ड इन फाइनेंसिंग एसेट्स। जैसे बच्चों आपने देखा होगा, हम गाड़ियां खरीदते हैं और गाड़ियां कई लोग फाइनेंस पे खरीदते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वो जिन कंपनियों से फाइनेंस करवाते हैं अपनी गाड़ी, उसको एसेट फाइनेंसिंग कंपनी कहते हैं। जैसे बजाज फिनसर्व है, वो गाड़ियां फाइनेंस करती है और हम उससे फाइनेंसिंग सर्विस लेकर गाड़ियां परचेस करते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनका प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल या रियल एसेट है, उनको हम एसेट फाइनेंस कंपनीज कहते हैं। शॉर्ट में एएफसी के नाम से जानी जाती है। बेसिकली ये लोग जो फिजिकल एसेट्स या रियल एसेट्स हैं उनको फाइनेंस करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, लेथ मशीन, जनरेटर सेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इनका एक प्रिंसिपल बिजनेस कैसे पहचानेंगे कि एसेट फाइनेंस कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ एसेट है? तो बहुत सिंपल तरीका, इसका एक क्राइटेरिया बच्चों, इनकी जो एसेट होगी इनकी और जो इनकी टोटल इनकम होगी वो कम से कम 60% एसेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं थोड़ा टेक्निकली बोलूं तो एग्रीगेट ऑफ फाइनेंसिंग रियल और फिजिकल एसेट सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इनकम अराइजिंग देयर फ्रॉम इज नॉट लेस देन 60% ऑफ इट टोटल एसेट्स एंड टोटल इनकम रिस्पेक्टिवली। यानी जितनी इनकी एसेट है उसमें से 60% और जितनी इनकी टोटल इनकम है उसका 60% एसेट फाइनेंस से आना चाहिए, तो इनको हम एसेट फाइनेंस कंपनी कह सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो आईसी के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब होता है ऐसी कंपनी, ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस सिक्योरिटीज एक्वायर करना होता है। इसके बारे में आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। थर्ड है लोन कंपनी। लोन कंपनी मतलब कोई ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस लोगों को लोन प्रोवाइड करना है, एडवांस प्रोवाइड करना है, लोगों को मदद करना है। तो इसको अच्छी से ध्यान में रखें। यानी जो ऐसी कंपनी जो लोन देती, नाम से भी पता चल रहा है लोन कंपनी, लोन, एडवांस या किसी भी एक्टिविटी के लिए आपको फाइनेंस करती है, तो उसको हम लोन कंपनी कहते हैं। लेकिन लोन कंपनी में एसेट फाइनेंस कंपनी नहीं आती, वो एक अलग कंपनी जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इसका भी जैसे नाम से पता चल रहा है, इसको आईएफसी कहते हैं शॉर्ट में। आईएफसी एक ऐसी एनबीएफसी है जिसका काम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना है लोगों को, जो लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी पहचानने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जिसका कम से कम 75% ऑफ टोटल एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में डिप्लॉय होता है, यानी वो अपनी टोटल एसेट का 75% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए लोन दे रहे हैं। सेकेंड है मिनिमम नेट ओन फंड 300 करोड़ होना चाहिए और इनकी मिनिमम क्रेडिट रेटिंग जो है वो ए ग्रेड की होना चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए, और जिनका CRAR कम से कम 15% होना चाहिए। ये कैपिटल
रिक्वायरमेंट रेशियो होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो जो ये तीनों चारों कंडीशंस पूरी करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है बच्चों सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसको शॉर्ट में CIC NDSI के नाम से जाना जाता है। अब कौन सी कंपनी है NBFC सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मैं आपको कुछ कंडीशंस बता रहा हूं, जो वो सारी कंडीशन पूरा करेंगे उनको हम CIC NDSI के नाम से जानते हैं। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी CIC NDSI विच इज एब्रेविएशन ऑफ दैट। ये अगर आपको पहचानना है कि कोई NBFC CIC NDSI है कि नहीं, तो मैं कुछ कंडीशंस बता रहा हूं जो शर्त पूरी कर देगी वो CIC NDSI होती है। पहला, 90% एटलीस्ट 90% ऑफ इट्स टोटल एसेट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेब्ट और लोन इन ग्रुप कंपनीज। सेकेंड, जो इक्विटी शेयर में जो इन्वेस्टमेंट है इंक्लूडिंग कंपल्सरी कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट जो 10 साल के अंदर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको मिला करके ग्रुप कंपनीज में कम से कम इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 60% ऑफ टोटल एसेट होना चाहिए। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है, ये जो कंपनी है ये अपने इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग नहीं करती है, शेयर्स में, डेब्ट्स में, लोन्स में, जो ग्रुप कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें इन जनरल ट्रेडिंग नहीं करती, और करती है तो फिर ब्लॉक सेल करती है, वो भी डायल्यूशन या डिस इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि वो उस कोर कंपनी से, ग्रुप कंपनी से हटना चाहती हो। तो दे आर नॉट ट्रेडर्स, दे सेल बट इन ब्लॉक। सेकेंड, जो नेक्स्ट जो बात ध्यान रखना है आपको, ये कोई और फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं करती। क्या क्या छोटी मोटी एक्टिविटी और कर सकती है, बैंक डिपॉजिट करती है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और अपने ग्रुप कंपनीज को लोन दे सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और उनके जो लोन है उसकी गारंटी दे सकती है। यानी इनका फोकस ग्रुप कंपनीज पर ज्यादा होता है। इनका एसेट साइज 100 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए, और ये पब्लिक फंड एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो ये सारी शर्त पूरी करते हैं उनको CIC NDSI के नाम से जाना जाता है। जरा अगर आप गौर करें सारी कंडीशंस पर, तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी बेसिकली ये किसी कुछ ग्रुप्स कंपनी पर फोकस करती है और वहीं पर इनका सारा इन्वेस्टमेंट होता है, और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इसको अच्छी से थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड NBFC, IDF NBFC, IDF मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। IDF NBFC के तौर पे वही कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं जो लॉन्ग टर्म डेब्ट देती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। लॉन्ग टर्म डेब्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो प्रोवाइड करती है उनको IDF NBFC के नाम से जाना जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। ये जो IDF NBFC है ये रुपया डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो कम से कम 5 साल की मेच्योरिटी का हो इशू करके फंड रेज कर सकती है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कैन स्पॉन्सर IDF NBFC. Next type, the 7th type is microfinance institution, NBFC MFI. For being MFI, certain conditions are required to be complied with. The first one, it is a non-deposit taking NBFC. Second thing, the minimum net owned fund of 5 crore rupees इसका होना चाहिए। मिनिमम नेट ओन फंड 5 करोड़ होना चाहिए। अगर MFI नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है तो नेट ओन फंड कम से कम 2 करोड़ होना चाहिए। कम से कम 85% ऑफ इट्स नेट एसेट आर क्वालिफाइंग एसेट्स। व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट? आई विल एक्सप्लेन यू, बट रिमेंबर एटलीस्ट 85% ऑफ टोटल नेट एसेट should be in the nature of qualifying asset. And interesting point is that asset originated on or after 1st January 2012 shall be taken as qualifying asset. तो इसको आपको ध्यान में रखना है। Qualifying asset is very important thing. I am explaining you. पहले net asset क्या होती है उसको जान लीजिए। Net asset means total asset में से कैश,
bank balance or money market instrument will be excluded. Remaining asset will be total asset. यानी we can say total asset minus cash and bank balance and money market instrument. Qualifying asset means a loan. Remember, qualifying asset is a loan given by the MFI. When we give loan to any person, the borrower becomes our asset. So that when MFI is giving loan, the borrower will become the asset of the MFI. And that borrower or the loan disbursed by the MFI will be taken as qualifying asset. And I told you above that at least 85% of total asset, 85% of net asset should be qualifying asset. So the qualifying asset is a loan disbursed by the MFI which fulfills following criteria. First, अगर किसी रूरल हाउस होल्ड को लोन दिया गया है यानी बोरोवर इज अ रूरल हाउस होल्ड, तो उसकी एनुअल इनकम 1,25,000 यानी 1.25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अर्बन या सेमी अर्बन हाउस होल्ड वाले को दिया जा रहा है तो उसकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगला जो लोन क्वालिफाइंग एसेट के लिए जो अगली कंडीशन है, पहला कंडीशन हो गया. दूसरा कंडीशन, जो लोन है उसका अमाउंट पहली साइकिल में 75,000 रुपये और दूसरी साइकिल में 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बोरोवर को जो टोटल इनडेप्टनेस है वो 1,25,000 से ज़्यादा का नहीं होगा. हालांकि अगर कोई बोरोवर एजुकेशन या मेडिकल एक्सपेंस के लिए लोन लेता है तो उसको 1,25,000 की लिमिट में इंक्लूड नहीं करेंगे. लोन का अगर लोन 30,000 रुपये से ज़्यादा का है तो उसका जो टेन्योर है वो कम से कम 24 मंथ का होगा. हालांकि बोरोवर चाहे तो उसका प्रीपेमेंट कर सकता है और विदाउट एनी पेनल्टी कर सकता है, यह आपको ध्यान में रखना है. तो टेन्योर ऑफ लोन नॉट टू बी लेस देन 24 मंथ फॉर अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 30,000 विद प्रीपेमेंट विदाउट पेनल्टी. रिमेंबर दिस. लोन जो एक्सटेंड किया जाएगा दैट विल बी विदाउट कोलेट्रल. नेक्स्ट, जो टोटल लोन दिया जाएगा वो लोन इनकम जनरेशन के लिए दिया जाना चाहिए और जो टोटल लोन है उसका कम से कम 50% जो लोन बांटा गया एमएफआई के द्वारा वो इनकम जनरेट करने के लिए बांटा गया है. यह आपको ध्यान में रखना है. यानी जो बोरोवर है उनको जो लोन दिया जा रहा है एमएफआई के द्वारा उससे बोरोवर इनकम जनरेट कर सके, इसके लिए है. तो इसको अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है. तो रिमेंबर दिस. जो लोन के रीपेमेंट का सवाल है वो बोरोवर के चॉइस पर डिपेंड करता है. वो उसको वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है. तो ये जितने मैंने अभी कंडीशंस बताए, अगर ये सारी कंडीशन कोई लोन पूरा कर दे तो एक क्वालिफाइंग एसेट होता है. और ये जो क्वालिफाइंग एसेट है ये नेट एसेट का 85% होना चाहिए कम से कम. और दूसरी बात, जो नेट ओन फंड है 5 करोड़ और ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी कहलाती है. एक्चुअली माइक्रो फाइनेंस छोटा छोटा फाइनेंस करते हैं, स्मॉल फाइनेंस करते हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट का लोन बांटने का काम इन लोग करते हैं, इसलिए इनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहते हैं. इन अ इंस्टीट्यूशन विच इज फाइनेंसिंग फॉर योर माइक्रो नीड्स. नेक्स्ट है एनबीएफसी फैक्टर्स. एनबीएफसी फैक्टर के लिए सबसे पहले एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होगी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस फैक्टरिंग है. और जो फाइनेंशियल एसेट है इसकी टोटल एसेट का कम से कम 50% फैक्टरिंग बिजनेस से होना चाहिए. और इसकी जो इनकम भी है वो कम से कम इसकी ग्रॉस इनकम का 50% फैक्टरिंग बिजनेस से होना चाहिए. फैक्टरिंग क्या होता है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा. अभी मैं इन जनरल बता रहा हूँ फैक्टरिंग क्या होता है. फैक्टरिंग जैसे बिल डिस्काउंटिंग होता है उसी टाइप का फैक्टरिंग भी होता है बच्चों. हालांकि बिल डिस्काउंटिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है. बिल डिस्काउंटिंग में अगर हमारा जो डेटर है वो पेमेंट नहीं करता तो फिर हमको बैंक को पेमेंट करना पड़ता है. बैंक हमारे पास आ जाता है जहाँ से हमने बिल डिस्काउंट कराया था. लेकिन अगर फैक्टरिंग हो तो कुछ मतलब फैक्टरिंग भी ऐसे अलग अलग टाइप की होती है, पर इन जनरल फैक्टरिंग में सारा ऑब्लिगेशन फैक्टर का होता है और वो हमारे जो कस्टमर है उससे पैसा रिकवर करने की जिम्मेदारी वो ले लेता है. तो ये फैक्टरिंग काफ़ी हद तक उस टाइप की होती है. मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और इसके बारे में जब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ेंगे वहाँ बताऊंगा. नेक्स्ट बच्चों, मॉर्गेज गारंटी कंपनी.
मॉर्गेज गारंटी कंपनी भी एक एनबीएफसी है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका जो टर्नओवर है उसका 90% कम से कम 90% मॉर्गेज गारंटी बिजनेस से आता है, या फिर उसकी ग्रॉस इनकम का 90% मॉर्गेज गारंटी बिजनेस से आता है, और उसकी नेट ओन फंड 100 करोड़ है कम से कम। अब ये मॉर्गेज गारंटी क्या होता है ये मैं आपको सेबी के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। सेबी में हम पढ़ेंगे मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, वहां पर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, एनओएफएचसी, ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप न्यू बैंक सेटअप करते हैं। ये एक होली ओन्ड नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है जो बैंक को भी होल्ड करती है और अदर फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का भी कंट्रोल करती है, जिनको आरबीआई या अदर फाइनेंशियल रेगुलेटर रेगुलेट करते हैं। एंड वी कैन से a non-operating financial holding company is a kind of holding company through which a promoter or promoter group can set up new banks or can provide other financial services. Next जो है बच्चों, लास्ट जो है सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। पहले तो ये एक ऐसी एनबीएफसी है जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, इट इज नॉट एक्सेप्टिंग और होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट, और जिसकी टोटल एसेट को बता चुका हूं कि क्यों इसको सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कहते हैं। तो ये सारे टाइप्स हैं जो एनबीएफसी के हैं। बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एन एनबीएफसी। द फर्स्ट बेनिफिट इज कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। एज कंपेयर टू बैंक्स, द इंटरेस्ट रेट ऑफ एनबीएफसी is quite competitive. Sometimes they brought their interest rate either equal to the bank lending rate or at times even lower to bank rate. That's why it is very affordable and easy for the borrowers, and their EMI are also lowered down. So that is the advantage of NBFC. They charge very competitive interest rate on loans. The second is quick processing. As compared to banks, the NBFC are quite lenient on eligibility criteria. Their loan approval process is quite easy, smooth and quicker. Bank normally requires a lot of eligibilities while NBFC does not. That does not mean that NBFC is giving loan on without any eligibility criteria, but they are quite lenient, and that is why their processing is very fast and very quick. Less rules and regulation. As compared to banks, the rules and regulation for lending are not as stringent. That means banks के ऊपर जो rules और regulation है वो काफी strict होते हैं, NBFC पे भी rules और regulation होते हैं पर वो उतने strict नहीं है बैंक की तुलना में, जिससे कि लोन का प्रोसेसिंग और बोरोवर को लोन मिलना थोड़ा आसान होता है। Loan available for individuals with poor credit rating. Normally, if you are having a poor credit rating, bank is not going to allow you any loan. Unless you are having a credit score of above 600 or 650, it is very difficult to get a sanction of loan from the bank. लेकिन हम NBFC की अगर बात करें तो NBFC कई बार लो क्रेडिट स्कोर पर भी आपको लोन प्रोवाइड कर देता है, पर उस केस में क्योंकि रिस्क ज्यादा है, आपका क्रेडिट स्कोर कम है, यानी यार यू आर नॉट मच क्रेडिट वर्दी, तो एनबीएफसी सैंक्शन तो कर देगा लोन, लेकिन इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है। नेक्स्ट है वेरियस काइंड ऑफ लोन। बैंक और एनबीएफसी दोनों बिजनेस, पर्सनल और रिटेल लोन्स ऑफर करते हैं। प्रैक्टिकली देखा गया कॉर्पोरेट प्रेफर बैंक्स व्हाइल रिटेल सेक्टर प्रेफर एनबीएफसी ओवर बैंक्स। एनबीएफसी कई सिंपल लोन प्रोवाइड करता है रिटेल सेक्टर को, जैसे व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, इस टाइप के लोन। और यहाँ पर थोड़ा जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन रेशियो भी थोड़ा हाई है। तो ये कुछ बेनिफिट हैं एनबीएफसी के। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनबीएफसी, एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट लेक्चर दैट एनबीएफसी इज अ कंपनी। तो फर्स्ट थिंग, एनबीएफसी बनाने के लिए आपको कंपनी एक्ट में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होगी। या तो कंपनी एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट कोई कंपनी हो, या पुराने कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट कोई कंपनी हो। बस एक बात ध्यान रखना है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट का जो प्रोसीजर है वो आप पढ़ चुके हैं, इसलिए उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। बस नाम चुनते वक्त एक बात ध्यान रखें कि नाम में प्रिंसिपल एक्टिविटी के तौर पे फाइनेंसिंग वर्ड आना चाहिए, और जो आपका एमओए होगा उसमें आपका जो प्रिंसिपल बिजनेस है
उसमें फाइनेंसिंग दिखना चाहिए। फाइनेंसिंग क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, जैसे लेंडिंग, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, हायर परचेज, लीजिंग, इंश्योरेंस, चिट बिजनेस, रिसीविंग डिपॉजिट अंडर स्कीम और अरेंजमेंट, ये सब चीजें। एज वी ऑल नो, at least 2 crore rupees of net owned fund should be there for incorporating or getting license for NBFC। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है NBFC की कम से कम 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विथ RBI। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग योर कंपनी you have to obtain a certificate of registration from RBI, but before applying for registration certificate 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे। मिनिमम 1 डायरेक्टर, आपके पास एक ऐसा डायरेक्टर कम से कम होना चाहिए जो NBFC बैकग्राउंड का है या सीनियर बैंकर के तौर पे जिसका एक्सपीरियंस है। आपका सिविल रिकॉर्ड एकदम क्लीन होना चाहिए और आपको NBFC और फाइनेंस बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। As we know, Section 45IA of the RBI Act 1934, I earlier told you about that. For working as a NBFC in India, 2 things are very important. Obtain a certificate of registration from RBI, and second, the net owned fund of rupees 2 crore. इसके साथ हम एक बात और जानते हैं कि भारत में और भी कई टाइप की NBFCs होती हैं, लेकिन उनके अपने सेपरेट रेगुलेटर है, तो उनको RBI से अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सम ऑफ देम आर वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकिंग, ये सेबी के नीचे आते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां IRDA, निधि कंपनी MCA, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां नेशनल हाउसिंग बैंक, ये सब मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका हूं। तो इनको RBI के पास ना जाकर अपने सेपरेट रेगुलेटर से रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन विथ RBI। फर्स्ट 2 तरीका है। एक तो पहले तो आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा और साथ में एक फिजिकल कॉपी भी आपको जो रीजनल ऑफिस RBI का वहां जमा करना होगा। एक वेबसाइट है RBI की cosmos.rbi.org.in, उसमें आप एक्सेस करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे। आपको लॉगिन की जरूरत नहीं है क्योंकि आप केवल एक एप्लीकेंट कंपनी है, तो आपका कोई यूजर ID का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी एप्लीकेंट कंपनी विल नॉट need to log on to the Cosmos application, hence user IDs are not required. इसके बाद आप एक क्लिक फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज पर क्लिक करेंगे। जो Cosmos एप्लीकेशन है उसमें एक एक्सेल एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगा। एक प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म जो NBFC का है उसको डाउनलोड करिए, उसमें डाटा और की डिटेल्स फिल करिए और उसको अपलोड करिए। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, you have to indicate the correct name of the regional office in the field C8 of annexure identification particulars। एकदम करेक्टली आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट नेम ऑफ द रीजनल ऑफिस इन द फील्ड C8। इसके बाद आपको एक कंप्लीट एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर CARN कहते हैं, वो आपको मिलेगा। उसके बाद आप इसकी एक कॉपी प्रिंट निकालिए, एक हार्ड कॉपी निकालिए और नेसेसरी डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ रीजनल ऑफिस में भेज दीजिए। आप ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिला है, आप उसकी मदद से अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके NBFC एप्लीकेशन का RBI में क्या स्टेटस है, वो अप्रूव हुआ है, पेंडिंग है, प्रोसेस में क्या है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको RBI के पास जमा करने होंगे। हालांकि अलग अलग NBFC के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर मैं आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज टाइप 1 NBFC ND के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहले आपका कंपनी एक्ट का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको देना होगा। आपके MOA का मेन ऑब्जेक्ट का एक्सट्रैक्ट आपको देना होगा जिसमें दिखे कि आप फाइनेंशियल बिजनेस में एंगेज्ड हैं। आपके बोर्ड रेजोल्यूशन आपको देना होगा जिसमें 4 बातें होंगी कि कंपनी अभी कोई भी NBFC एक्टिविटी नहीं कर रही है और तब तक नहीं करेगी जब तक RBI उसको अलाउ ना करे। आपके जो डायरेक्टर है उनका किन किन कंपनीज में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो आपको बताना पड़ेगा। इसके साथ आपको RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक फेयर प्रैक्टिस कोड बनाना होगा। आपको ये डिक्लेयर करना होगा बोर्ड रेजोल्यूशन में कंपनी ने किसी भी तरीके का कोई पब्लिक फंड एक्सेप्ट नहीं किया है और ना तो करेगी बिना RBI के अप्रूवल के, और आपका अभी तक कोई भी कंज्यूमर इंटरफेस भी स्टार्ट नहीं हुआ है
और ना तो आप करेंगे जब तक आरबीआई आपको अलाउ ना कर दे। इसके साथ आपको अपने नेट ओन फंड के सपोर्ट में एक फिक्स डिपॉजिट रिसीट और बैंकर सर्टिफिकेट देना होगा कि आपने इतना नेट ओन फंड है। इसके साथ अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में कोई कंपनी एनबीएफसी के लिए अप्लाई कर रही है तो वो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, अपने इनकॉर्पोरेशन पीरियड या लास्ट 3 ईयर्स विच एवर इज लोअर का सबमिट करेगी। एक बैंकर्स रिपोर्ट आपको देना होगा जिसमें आपका, आपके ग्रुप, सब्सिडियरी, एसोसिएट, होल्डिंग कंपनी, रिलेटेड पार्टीज, डायरेक्टर्स जिनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उन सब का जिन जिन बैंक में अकाउंट है उनसे एक बैंकर्स रिपोर्ट आपको ला कर देनी होगी जिसमें बैंकर सर्टिफाई करेंगे कि एज ए डिपॉजिटर एंड एज ए बोरोवर आपका कंडक्ट कैसा है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। जब ये सारी बातें हो जाएंगी, आरबीआई सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा और उसके बाद आप एनबीएफसी का काम शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आपका एनबीएफसी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।